हेलो नेट एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रेप गुरु सरबजीत और मेरा नाम है सरबजीत सिंह और हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन यूनिट 10। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने प्रोफेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में चर्चा की थी। और दोस्तों स्किल बेस्ड एजुकेशन में हमारा कुछ टॉपिक रह गया था। हमारी वीडियो में कुछ रुकावट आ गई थी, वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए हमने आधी ही अपलोड की। इसकी वजह से हमारी आधी मेहनत खराब हो गई और अभी हमें दूसरी वीडियो में बताना पड़ रहा है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने स्किल इंडिया मिशन के बारे में चर्चा की थी। स्किल इंडिया मिशन। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो 15 जुलाई 2015 को, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे शुरुआत की थी इसकी। और इसके साथ ही हमारा जो एक और चीज स्थापित की गई थी, एक और मंत्रालय स्थापित किया गया था, वो था कौशल विकास और उद्यमिता कौशल मंत्रालय। अंग्रेजी में हम कह देंगे इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप। आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी पेपर में आ सकता है। इस जो ये मिशन था दोस्तों, इस मिशन के अंतर्गत जो हमारे युवा हैं उन्हें कौशल देकर उनको रोजगार के लिए तैयार करना था। और 2022 तक हम कह सकते हैं कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को कौशल के लिए, मतलब रोजगार के लिए कौशल प्रदान करना था, उन्हें स्किल प्रदान करना था। 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को तैयार करना था, इसका एक मिशन था। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला संस्थान आता है आईटीआई। आईटीआई कह सकते हैं हम यहाँ पर। आईटीआई तो आपने सुना ही होगा। आईटीआई की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए मुझे। आईटीआई तो आईटीआई दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो 10वीं के बाद और 12th के बाद इसमें जो रोजगार संबंधी शिक्षण दिया जाता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। इसकी स्थापना मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसे शॉर्ट में लिख लीजिए, मैंने पहले बता दिया है, इसके द्वारा इसके अंतर्गत की जाती है। और डीजीईटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इस महानिदेशक के द्वारा दोस्तों आईटीआई की स्थापना की जाती है। आईटीआई में विभिन्न प्रकार के डिप्लोमाज वगैरह डिग्रीज की दी जाती हैं ट्रेड के लिए, और उन्हें बाद में सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके लिए AITT ऑल इंडिया ट्रेनिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होता है दोस्तों, ये देना पड़ता है। इसके बाद बच्चे को सर्टिफिकेट मिल जाता है यहाँ पर। ये पास करने के बाद इसे भी कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो होता है राष्ट्रमंडल शिक्षण। अंग्रेजी में इसे कहेंगे COL, कॉमन वेल्थ ऑफ लर्निंग। आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और 1986 में और 1987 से ये चला हुआ है राष्ट्रीय शिक्षण मंडल। इसमें कई विभिन्न देश हैं। ये एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हम कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जो रोजगार संबंधी शिक्षण द्वारा स्किल बेस्ड एजुकेशन देकर देश की आर्थिक उन्नति करना, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देता है। डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा, इसकी एक मुख्य विशेषता ये है कि जो ये एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है डिस्टेंस एजुकेशन का, यानी कि इंटर वाला हम कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल स्तर का एक संगठन है। इसमें कई देश शामिल है जिनमें ये
जिनमें कह सकते हैं कि ब्रिटेन, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि इसमें कई देश शामिल हैं। और हम कह सकते हैं कि जो ये संगठन है राष्ट्रीय शिक्षा मंडल, इसके अंतर्गत भारत में 2015 में COL के द्वारा 2015 में SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये निर्धारित किए गए थे कि अगले 15 वर्ष में शिक्षण के स्तर में, यानी कि 15 वर्ष में, यानी कि 2030 तक शिक्षण के स्तर को अच्छा किया जाएगा और सभी के लिए समान शिक्षा का, वैल्यूएबल एजुकेशन का प्रावधान किया जाएगा, स्किल बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान किया जाएगा, एक अच्छी शिक्षा का निर्माण किया जाएगा। ये SDG के अंतर्गत किया जाता है और 2030 तक इसे पूरा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ये वित्त पोषण है, इसका राष्ट्रीय शिक्षा मंडल का वित्त पोषण, ये एक स्वयं हम कह सकते हैं खुद से वित्त पोषण होने वाली संस्था है। जो इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वे इसका वित्त पोषण करते हैं। भारत तीसरे नंबर का देश है, भारत तीसरे नंबर पर है इसके वित्त पोषण में, इसको फंड देने में। और इसके बाद हम कह सकते हैं जो भारत में शैक्षणिक सेंटर, इसने जो COL है, COL ने भारत में पूरे एशिया के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया है। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इन्हें नोट्स कर लीजिए। इसके बाद हम कह सकते हैं दोस्तों अगली हमारी जो एजुकेशन होगी वो हमारी वैल्यू एजुकेशन होगी। इसके बाद दोस्तों हमारी आती है मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। मूल्य शिक्षा, अंग्रेजी में दोस्तों हम मूल्य को वैल्यू कहते हैं, वैल्यू एजुकेशन। तो दोस्तों वैल्यू एजुकेशन है क्या? ये वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम अपने नैतिक मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं, आचार विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके बारे में और कहने को हम ये कह सकते हैं कि जो नैतिक मूल्य की जो शिक्षा होती है, ये जो मूल्य शिक्षा होती है, उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं बच्चे का जो पूर्ण विकास करने के लिए, उसे ऐसा बनाने के लिए वो समाज में अच्छा बर्ताव करे, अच्छा रहन सहन करे। और इसके जो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मुख्य लक्ष्य क्या है, इसकी जो समस्या है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी जो परिभाषा होगी वो साधारण शब्दों में ये होगी, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो मूल्य शिक्षा दिए जाते हैं, जो नैतिक मूल्य बच्चे को शिक्षा के रूप में दिए जाते हैं, उसे ही मूल्य शिक्षा कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसके जो समस्याएं क्या है, इसके जो उद्देश्य क्या है, इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है दोस्तों, किस लिए ये जरूरी क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मूल्य शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें एक रूपता लाने के लिए, इसके बाद आजकल दोस्तों पर्यावरण के बारे में आपने देखा ही होगा, जैसे अभी फिलहाल में पंजाब में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। और दोस्तों लगातार जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जैसे आपने अंडर ग्रेजुएशन की होगी, अंडर ग्रेजुएशन में दोस्तों जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, एक बार उसका पेपर जरूर देना होता है। और ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक करने के लिए, पर्यावरण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए मूल्य शिक्षा जरूरी है। ये भी आप नोट करिए, पर्यावरण संबंधी जागरूकता हेतु। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश बहुत बड़ा है, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, सभी अलग अलग प्रकार के रहन सहन में रहते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार का कल्चर है। सभी को दोस्तों कल्चर को एक समान बनाने के लिए, सभी में अपना एक रूपता लाने के लिए कि हम सब एक हैं, इसके लिए दोस्तों ये शिक्षा जरूरी है। यानी कि एक रूपता लाने के लिए यहाँ आपको लिख दिया है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो समावेशी रूप हेतु, यानी कि इंक्लूसिव हम कह सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो इसकी जरूरत है, इसके बाद हम इसकी समस्याएं क्या क्या है, समस्याओं के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। समस्याएं क्या क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो समस्याएं दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें समस्याओं का भी सेम ही लगभग टॉपिक होता है। जैसे हमारा देश एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको दोस्तों एक रूपता बनाने के लिए, ये पहली समस्या तो ये होगी कि मूल्य शिक्षा की जरूरत है। उसमें समस्याएं क्या क्या होती हैं,
पहली तो ये कि हमारा जो देश बहुत बड़ा है, उसको लगातार उसको एक रूपता बनाने के लिए उसमें समस्याएं आती हैं, मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण जो लगातार तेजी से होता चला जा रहा है, ग्लोबलाइजेशन, और जो हमारा देश है वो वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें ज़्यादा फैल रहा है, उसमें ज़्यादा बन रहा है, लेकिन हमारी जो हमारी संस्कृति है उसमें कम ज़्यादा ध्यान दे पा रहा है। इसके पहला दूसरा कारण ये भी हो जाता है। पहला कारण तो हो गया कि दोस्तों, जो हमारा पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है और जो हमारा आधुनिकीकरण लगातार हो रहा है, उसके बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है, लगातार एक रूपता मिलाप नहीं कर पा रहा है हमारा देश। तो पहली देश दोस्तों बात हो गई कि जो पारंपरिक और आधुनिकीकरण में फंसा हुआ है। दूसरी बात, वेस्टर्न कल्चर यानी कि वैश्वीकरण के साथ नहीं चल पा रहा। और तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात हो गई कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कह सकते हैं कि संस्कृति और हमारे आचार विचार, उनके साथ भी लगातार जो आधुनिकीकरण उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर पा रहा है, ये इसकी समस्या होगी। इसके बाद दोस्तों हम इसके उद्देश्यों के बारे में भी जान लेते हैं। उद्देश्यों के बारे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम लगातार उद्देश्य है। इसके उद्देश्यों में दोस्तों क्या मुख्य मुख्य बातें आएंगी। सबसे पहला तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास, उसका संपूर्ण तरीके से विकास करना। पहली बात तो ये हो गई, पहली बात सर्वांगीण विकास। दूसरा, बच्चे में नैतिक मूल्य स्थापित करना, बच्चे में नैतिकता लाना। तीसरी बात, हमारा जो समाज है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति, उसको लगातार विकसित करने के लिए, उसको उसके बारे में बताने के लिए, उस पर गर्व महसूस करवाने के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। यानी कि इतिहास, संस्कृति आदि पर गर्व। चौथी बात हम कह सकते हैं कि जो हमारी पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य आ जाता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि दोस्तों एक पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पांचवें पॉइंट में हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, उनमें योग संबंधी, पर्यावरण संबंधी शिक्षा को फैलाना, यानी कि शिक्षण संस्थानों में नैतिक मूल्यों को फैलाना। आप इन्हें नोट कर लीजिए, ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके और भी पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये मुख्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं नैतिक जो हमारे मूल्य है, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों के प्रकार। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप सामाजिक मूल्य के बारे में देखेंगे, जो सांस्कृतिक मूल्य के बारे में देखेंगे, और जो निजी मूल्य होते हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के मूल्यों के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो मुख्य मुख्य है वो दी गई है। और कह सकते हैं कि दोस्तों गांधी जी ने भी यहाँ पर कुछ नैतिक मूल्यों के बारे में बताया था, जिनमें कह सकते हैं कि हम जो सत्य है, अहिंसा है, समभाव है, और इसके बारे में और भी मुख्य मुख्य स्वतंत्रता है। इनमें आप जो स्क्रीन पर दूसरी तरफ भी इन्हें देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये आगे काम आए जब हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं। और इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाता है मूल्य शिक्षा का विकास। मूल्य शिक्षा का विकास, इसमें दोस्तों यूजीसी 1948 ने दोस्तों आध्यात्मिक और जो कह सकते हैं नैतिक मूल्य की शिक्षा पर जोर दिया था। इसकी कुछ सलाहें दी थी जो कुछ मुख्य संस्थानों में अपनाई गई थी। और इसके बाद हम कह सकते हैं श्री प्रकाश समिति, श्री प्रकाश समिति, इसके द्वारा भी दोस्तों ये समिति बनाई गई थी CBA द्वारा, CAB द्वारा, हम कह सकते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन।
इसके द्वारा इस समिति का निर्माण किया गया था। इसके अध्यक्ष श्री प्रकाश थे, इसलिए इसे श्री प्रकाश समिति के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों धार्मिक और नैतिक मूल्य की शिक्षा पर जोर देने के लिए कई सलाहें दी गई थी, जिन्हें बाद में अपनाया भी गया था। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय कोठारी आयोग, हम कह सकते हैं कोठारी आयोग। इसे अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं दोस्तों, वो भी आप हमें बताइए। 1964 से 66 कोठारी आयोग ने दोस्तों कई सलाहें दी थी नैतिक शिक्षा से संबंधित, मूल्य शिक्षा से संबंधित, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी NEP 1968, इसमें भी दोस्तों कुछ मूल्य संबंधी शिक्षाएं पर ज़्यादातर मतलब सलाहें दी गई हैं। आप इन्हें, इनके बारे में ज़्यादा मुख्य बातें नहीं हैं, आप इन्हें एक दो बातें हैं जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद NEP के बाद हमारी आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। इसमें भी दोस्तों मूल्य शिक्षा संबंधी कई सलाहें दी गई थी, जिन्हें बाद में अपनाया गया था। इसके बाद हम कह सकते हैं एक और चीज़ आती है हमारी यहाँ पर, राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र। ये भी एक मुख्य पॉइंट हो जाता है, जो हमारे व्यावसायिक यानी कि कह सकते हैं प्रोफेशनल, कमर्शियल, जो टेक्निकल सभी इस प्रकार के संस्थान हैं, उनमें इस केंद्र की स्थापना की गई थी। और सबसे पहला केंद्र दोस्तों IIT दिल्ली द्वारा स्थापित किया गया था। आप इसे भी नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक पॉइंट आप में यहाँ पर 1986 है दोस्तों, ये इसे सही कर लीजिएगा। 1986 की जो NEP आई थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके द्वारा मूल्य शिक्षा के संबंधी कई विचार आचार या कई सलाहें दी गई थी। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा NIRF है, NIRF इसे हम आप कर लेते हैं। NIRF इसकी फुल फॉर्म दोस्तों हो गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके बारे में दोस्तों हमने पहले चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इसकी स्थापना MHRD द्वारा की गई थी। MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और 29 सितंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थानों में उनको रैंकिंग देने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसकी दोस्तों जो 5 मुख्य बातें, 5 पॉइंट होते हैं जिनके अंतर्गत ये रैंकिंग कर देता है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले भी मैंने आपको नोट करवाया, फिर भी लिख लीजिए। हम यहाँ पर कह सकते हैं टीचिंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन, GRADUATION, आउटकम्स। और यहाँ पर ओ से हो गया हमारा आउटरीच, यानी कि बाहर उनकी कैसी आउटरीच है। और पी से परसेप्शन, यानी कि जो हमारे शिक्षण के जो शिक्षक हैं और जो स्टूडेंट हैं उनका परसेप्शन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में कहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मूल्य शिक्षा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि लगातार आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहे। वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।